इसे बीजापुर का बदला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी बीजापुर में जहां हमारे जवानों की शहादत हुई थी, उसी बीजापुर में हमारे जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। 12 नक्सलियों के शव नंबी कैंप लाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों के शव के साथ 12 हथियार भी बरामद हुए। मुठभेड़ में डीआरजी का हालांकि एक जवान भी घायल हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सफलता पर जवानों को बधाई प्रेषित की है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। तस्वीरें भी घायल जवान की आप देख रहे हैं। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद जवान की स्थिति ठीक बताई जा रही है। तेलंगाना बॉर्डर पर कल ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और इसमें बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी। 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। नंबी कैंप सभी शवों को लेकर इस वक्त टीम वापस लौट चुकी है। ये वही जवान जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। एक तरह से अपने साथियों की शहादत का बदला यहां ले लिया गया। बीजापुर का बदला लेकर ऑपरेशन प्रहार से जवान अब वापस लौट चुके हैं बड़ी सफलता के साथ। 2025 के पहले ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता, जहां 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। दोनों ही जवान अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूँ। उनके परिवार में उनकी बात हो गई है। अभी दोनों निश्चिंत हैं। एक सफल ऑपरेशन खत्म करने के बाद जवान अब जिला मुख्यालय लौटने की तैयारी में। इस वक्त मैं आवापल्ली थाने में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हथियारों से लैस हैं जवान, और एक अलग टाइप की आपको यहाँ पर हथियार दिख रही होगी। दरअसल ये रॉकेट लॉन्चर है। इसकी विशेषता क्या है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जानते हैं? भाई साहब, आपका परिचय देंगे। सर, मेरा नाम हरेंद्र सिंह है सर जी। जब सर नक्सली एम्बुश लगाते हैं तो उन्हें खदेड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सर। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता ये है सर, इसको जैसे नक्सलियों ने हम पर एम्बुश लगा दिया है, एम्बुश को हटाने के लिए इसको यूज करते हैं। मतलब अगर चारों तरफ से जवान गिर जाए, बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हो, तब यूज होता है? या हमें इसके लिए यूज होता है सर। या नक्सली जैसे भाग रहे हैं, जुट में भाग रहे हैं, गुच्छे में भाग रहे हैं, तो उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी आप लोगों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। इसका इस्तेमाल किया है आपने? किए थे सर। 17 नक्सली मारे गए सर। 17 नक्सलियों में 200 करीब गोला मारे हैं। तो ये पहले भी आप इस्तेमाल किए हैं कुछ इनकाउंटर में? जी, पहले भी किए। देखा आपने कि किस तरीके से जवान काफ़ी उत्साहित हैं कि उन्होंने एक बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया। अब ये अपने जिला मुख्यालय वापस लौटने की तैयारी में है। इस समय आवापल्ली से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। और इस वक्त नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पगडंडी मार्ग पर 3 किलो का कुकर आईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया गया था। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज किया है। कुकराझोर थाना इलाके में आईडी बरामद किया गया। तो बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से नक्सलियों के नापाक करतूत को नाकाम किया गया है। पगडंडी मार्ग पर 3 किलो का एक कुकर आईडी जवानों ने बरामद किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस आईडी को प्लांट किया गया था, जिसे फिलहाल जवानों ने डिफ्यूज किया है। और अब आपको खबर राजधानी रायपुर से बता दें, जहां पर रायपुर कोर्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति देखी जा रही है। तनाव का माहौल यहां पर है। दरअसल वकील से मारपीट के आरोपी के इंतजार में अधिवक्ता यहां पर जमा हुए हैं। आरोपी अजय सिंह के इंतजार में यहां पर किस तरह से वकील इकट्ठे हैं, ये देखिए तस्वीर। कोर्ट परिसर में आरोपी को लाने का इंतजार किया जा रहा है। आरोपी से मारपीट की आशंका में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे संवाददाता है, इस वक्त सीधे कोर्ट परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वकील इस वक्त वहां पर इकट्ठे हुए हैं। किस तरह की स्थिति और सुरक्षा की क्या व्यवस्था? रचना, पहले आपको दिखा देते हैं नजारा। देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता यहाँ पर जमा है।
कारण आपको बता दें कि दुर्गेश शर्मा नाम के एक वकील है जो आरोपी अजय सिंह के खिलाफ एक केस लड़ रहे थे। दुर्गेश शर्मा खुद कैंसर के मरीज है और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है चेहरे की। ऐसे में जो आरोपी अजय सिंह है, कल उसने दुर्गेश शर्मा के चेहरे पे पत्थर से हमला किया और इसके अलावा जो उनके साथ जो लोग थे उनसे भी मारपीट करी है। हाथ में फ्रैक्चर जैसी स्थिति है। तो अजय सिंह को आज कोर्ट में पेश कर रहा था, इस कारण ही यहाँ पर अधिवक्ता प्रस्तुत है और अजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। देखिए, अब पूरा जो कॉरिडोर है बाहर है खचाखच भरा हुआ है अधिवक्ताओं से, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में, जैसे पत्रकार सुरक्षा पे हम कानून की बात करते थे, अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो तमाम वकील भी है यहाँ पर, सीनियर जूनियर पदाधिकारी भी है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। एक अधिवक्ता पे हमला होता है, उसके बाद आप देखें कि आपको ये भी बता दें कि अजय सिंह को पर हाथ उठाने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि नाराजगी काफी ज्यादा है। रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ है। क्या कारण है कि नाराजगी और आपको हमारे संघ के वरिष्ठ दुर्गेश शर्मा जी को पक्षकार ने यह जानते हुए कि उनको कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और उसने उनको जान से मारने की नीयत से से अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बहुत समय से देखा जा रहा है अधिवक्ताओं के साथ हम देख रहे हैं कि हम अधिवक्ता चाहे न्यायालय परिसर में हो या बाहर सुरक्षित हम अपने आप को महसूस। इस पे तो बात हो रही है, चुनावी मुद्दा भी था, कांग्रेस ने भी लाया था, भाजपा ने भी लाया था, बिल्कुल था, लेकिन आज दिनांक तक प्रोटेक्शन एक्ट साथ लागू नहीं हुआ। अत्यंत दुर्भाग्य में, लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट से हमको सुरक्षा प्राप्त करने की जरूरी नहीं है। न्याय प्रशासन से जो लोगों की डर और पकड़ कम हो रही है, ये उसके पीछे। आप लोग युवा वकील है, ये घटना से क्या सोचते हैं आप? कितने सुरक्षित है वकील के? अधिवक्ता सुरक्षा कानून कुछ राज्यों की सीमित है, लगातार वकीलों पे हमले हो रहे हैं। अब लगातार ऐसा देखा, हमारे न्यायालय परिसर में भी कल एक घटना हुई है, बहुत दुखद है। एक वकील, एक पक्षकार ने अपोजिट काउंसिल पे हमला किया है, जो काफी दुखद है। वकीलों में आप आक्रोश देख सकते हैं, कितना आक्रोश है। अगर इस तरह की घटना होगी तो सरकार के विरुद्ध भी हम इस तरह का तिवारी जी, अगर आप लोग हाथ उठाएंगे, अगर बाहर पड़ जाएगा, अगर अभी निकलेगा अभी सुरक्षित है। संदीप, जो अधिवक्ताओं में नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि साथ ही अधिवक्ता पर जिस तरह से हमला हुआ है, आक्रोश पूरी तरीके से देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी समस्या जो है ये सॉल्व होती है। लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में जिस तरह से अधिवक्ता यहां पर इकट्ठे हुए, क्योंकि आरोपी को आज यहां पर पेश होना था और आरोपी के पेश होने के पहले से जिस तरह से एक एक करके वकील यहां पर जुटने शुरू हो गए थे, सैकड़ों की संख्या में जब परिसर में वकील जुट गए तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर बढ़ाई गई है। इस वक्त संदीप भी वहीं पर हैं, उन्होंने बातचीत भी की और बातचीत में भी उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने साथी अधिवक्ता पर इस हमले को लेकर नाराज है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही उनकी अपनी कुछ मांग है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर किस तरह से नाराजगी नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहां पर अधिवक्ता इकट्ठे, आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल कोर्ट परिसर में आरोपी को लाया जाना था और उसी का इंतजार करते हुए यहाँ पर अधिवक्ता इकट्ठे हुए थे। इसके पहले जो आरोपी के खिलाफ जो कोर्ट में केस लड़ रहे थे, आरोपी अजय सिंह के खिलाफ जो केस लड़ रहे थे अधिवक्ता, उन पर आरोपी ने पत्थर से हमला किया। यहाँ पर असंवेदनशीलता देखिए कि जो वकील हैं, उन वकील का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है चेहरे का, और उसी जगह पर इस आरोपी ने पत्थर से हमला किया, जानलेवा हमला, जिसके बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। न सिर्फ असंवेदनशीलता बल्कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर इस तरह से हिंसक वारदात होगी, एक अधिवक्ता के ऊपर हमला होगा, तो ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही मांग भी की जा रही है कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। और खबर रायगढ़ से, जहां पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई है। रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर बजरंग अग्रवाल के घर पर छापा पड़ा है। 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम इस वक्त जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। हंडी चौक स्थित निवास में जांच चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं घर के बाहर की। इन्हीं गाड़ियों से एक बड़ी टीम यहां पर पहुंची। कारोबारी के रायपुर दफ्तर में भी जांच की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तो एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी गई है।
रायगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर बजरंग अग्रवाल के घर पर छापा पड़ा है। बजरंग अग्रवाल लेंद्रा के घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम यानी एक बड़ी टीम यहां पहुंची, जांच की जा रही है। हंडी चौक स्थित उनका निवास है जहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहीं कारोबारी के रायपुर दफ्तर में भी इस वक्त जांच चल रही है। तो रायगढ़ और रायपुर में एक साथ दबिश दी गई है और एक साथ कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इसके साथ ही कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को आचार संहिता लग सकती है। निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने यह बैठक ली है। सीएस और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए। निकाय चुनाव को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। आबकारी, परिवहन, शिक्षा, पंचायत और नगरीय निकाय विभाग के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और माना जा रहा है कि आगामी दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। प्रदेश के तमाम कलेक्टर और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े। 18 जनवरी को यानी कि कल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 19 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद आचार संहिता लग सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग की एक बड़ी बैठक आज आयोजित की गई जहां सीएस और डीजीपी के साथ ही सभी कलेक्टर शामिल हुए। प्रदेश के तमाम कलेक्टर और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की इस बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद 20 तारीख को आचार संहिता लगने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। तो आज बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोबारा किरण देव को बनाया गया है। राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने आज कात्मपुर में इसका ऐलान किया। वर्तमान में भी किरण देव ही प्रदेश अध्यक्ष है और उनको दोबारा ये जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। आपको बता दें कि किरण देव जगदलपुर से विधायक हैं। राष्ट्रीय परिषद के लिए भी आज 17 लोगों का चुनाव किया गया। 17 सदस्यों का चुनाव यहां से किया गया है। राष्ट्रीय परिषद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ ही बृजमोहन अग्रवाल, लता उसेंडी, सरोज पांडे, खूबचंद पारख, केदार कश्यप, पुन्नूलाल मोहले सहित 17 लोग चुने गए हैं। यानी ये 17 लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, किरण सिंह देव जी जिंदाबाद। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि हमारा संगठन पर्व, 1 मिनट हट जाएंगे तो शांति रखें, शांति। संगठन पर्व विगत 4 महीने से जो हमारा प्रारंभ हुआ, पूरे देश में हमारा सदस्यता अभियान रहा। सदस्यता अभियान के अंतर्गत रिकॉर्ड। तो आज बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान, किरण देव को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। अगर किरण देव की सियासी सफर के बारे में बात करें तो 1998 में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष चुने गए थे। 2000 में भाजयुमो के बस्तर जिला अध्यक्ष किरण देव रहे हैं। कई महती जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। 2002 में जगदलपुर के जिला अध्यक्ष किरण देव को चुना गया, जिसके बाद 2005 में प्रदेश भाजपा मंत्री के रूप में ये सामने आए। 2014 में दोबारा प्रदेश भाजपा मंत्री बने और 2022 में बिलासपुर संभाग के भाजपा प्रभारी इन्हें बनाया गया था, जिसके बाद प्रदेश भाजपा महामंत्री भी इसी सन में उन्हें बनाया गया। भाजपा ने कई जिम्मेदारियां इन्हें दी हैं। 2023 में जगदलपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक चुने गए। 21 दिसंबर 2023 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐलान किया गया और अब उन्हें दोबारा एक महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए दोबारा किरण देव का नाम सामने आया है। आज आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया और लगातार दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को चुना गया है। संगठन पर्व विगत 4 महीने से जो हमारा प्रारंभ हुआ, पूरे देश में हमारा सदस्यता अभियान रहा। सदस्यता अभियान के अंतर्गत रिकॉर्ड सदस्यता हमने 60 लाख की इस प्रदेश के अंदर में की। उसके पश्चात तो अब तक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की जो नाम है वो भी आप देख रहे हैं, कौन कौन कब से लेकर कब तक प्रदेश अध्यक्ष रहा, ये तमाम नाम आपके टीवी स्क्रीन पर। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोबारा चुने जाने के बाद आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथियों का, प्रदेश पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे जिला से मंडल तक के, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी ही है, संगठन ही है, कार्यक्रम आधारित है, कार्यकर्ता आधारित है। अपने संगठन में बूथ से लेकर
और प्रदेश अध्यक्ष का निर्विघ्न चुनाव करवाएं वो। तो सभी का आभार यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष किरण देव ने किया है, सभी ने सहयोग प्रदान किया। ये कहना किरण देव का, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका क्या कुछ कहना है आप देख रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा कार्यक्रम आधारित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये बेहद अनोखा संगठन है। किरण देव ने दीपक बैच को एक चुनौती भी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपने यहाँ के बूथ से लेकर संगठन के चुनाव करवाकर दिखाएं, फिर बात करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज सीएम हाउस में त्रिपक्षीय एमओयू पर साइन किए गए। ये एमओयू नगर निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ साइन किया गया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का विकास एक और महत्वपूर्ण कड़ी इसमें जुड़ रही है। नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। धमतरी में भी चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि इस बीच धमतरी के सबसे आखिर में बसे 20 गांव के हजारों ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है। बेलर बहारा, ठेन्ही, सोंडूर, घोरा गांव समेत करीब 20 ऐसे गांव हैं जहां के लोग अपने गांव में अधूरे विकास को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों और अधिकारियों ने सड़क, बिजली, साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर तो कोई काम ही नहीं किया। इसके लिए कई दफा उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि अब ग्रामीण आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर ग्रामीणों से बात करने की बात जरूर कही है। और कल से हमारा धरना प्रदर्शन चालू है। हम अनिश्चितकालीन धरना कल से हम बैठबो, जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तो हम चुनाव बहिष्कार करबो। हमला आश्वासन देल गे रहीस एसडीएम मैडम, एसडीएम सर गे रहीस और नेता मन भी गे रही। हमारे जो मांगों के बारे में अनदेखा किया गया, ना तो हम लोगों को पूछताछ किया गया, ना कोई प्रकार के हमें आदेश कापी मिला गया, ना हमें बैठक के लिए बुलाया गया। फैसला लिया गया है कि अगर हमारा जो 10 सूत्र जो प्रमुख मांग है पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर चुपचाप नहीं बैठेंगे। फिर से पुनः हम जहां पर छोड़े हुए थे हड़ताल चक्का जाम के, उस स्थिति पर फिर पुनः चक्का जाम हड़ताल करेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बहिष्कार करेंगे। बेलरबारा की जो मुख्य मांगे थी, एक तो उनके टीचर की वहां से बदली करने की थी जो तत्काल हो गया था, और इसके अतिरिक्त वहां पे जलाशय के माध्यम से सिंचाई करने की भी एक मांग थी और पीएमजीएसवाई की एक रोड की एक्सटेंशन की मांग थी। ये सारी शासन स्तर से संबंधित मांगे हैं और पुनः प्रयास किया जाएगा कि उनका निराकरण करवा लिया जाए। भाजपा के प्रदेश मंत्री और घर वापसी अभियान चलाने वाले प्रबल प्रताप सिंह जदेव जांजगीर पहुंचे। IBC24 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मांतरण सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास साक्षी है, जहां धर्मांतरण हुए हैं वहां हिंदू कमजोर हुए हैं। उस क्षेत्र में अलगाववाद पनपा है, हिंदू घटा है तो देश कटा है। आने वाले दिनों में जांजगीर चांपा जिले में भी घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये मांग भी रखी कि जल्द से जल्द प्रदेश में धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया जाए ताकि धर्मांतरण के कुचक्र को जड़ से खत्म किया जा सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है। देखिए, मेरा मानना है धर्मांतरण अभी देश का सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास साक्षी है, जहां धर्मांतरण हुआ है, हिंदू कमजोर हुआ है, उस क्षेत्र में अलगाववाद पनपा है, वो क्षेत्र देश से कटा है, हिंदू घटा है और देश बटा है। जल्द से जल्द प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बने और डिलिस्टिंग भी लागू हो ताकि धर्मांतरण का जो कुचक्र है वो खत्म हो जाए जड़ से।